बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को फाइंड आउट किया था, जब उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर रखते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है फ़ोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड बराबर आई थी QV क्रॉस B के। इस फ़ोर्स को हम कहते हैं चार्ज के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फ़ोर्स। इसी तरह से आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी फाइंड आउट की थी कि जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस वक़्त उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स लगती है वो बराबर होती है F = QE। ये हमने इस फार्मूले से जो है इसको अख़ज़ किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला जो है फ़ोर्स पर यूनिट चार्ज E = F/Q। तो यहाँ से अगर हम फ़ोर्स को सेपरेट करें तो वो हमारे पास EQ के बराबर आता है। तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के अंदर जो चार्ज है उसके ऊपर फ़ोर्स लगती है EQ। मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को लेकर जाएं तो उसके ऊपर जो फ़ोर्स लगती है वो है QV क्रॉस B। तो जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम एट अ टाइम फ़र्ज़ करें कैसी सिचुएशन लेते हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एट अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है। यानी फ़र्ज़ करें ये मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन बनाई है जिसमें ये वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये वाली प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो सेंट्रल रीजन है इस सेंट्रल रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज Q रखते हैं तो उस चार्ज Q के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ़ोर्स आएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी अरेंजमेंट को उठाते हैं और इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पर जो है एक और फील्ड आ जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है अब एट अ टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है। तो इस चार्ज के ऊपर जो है दो फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फ़ोर्स भी। तो अगर हमें इस चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फ़ोर्स को कैलकुलेट करना हो तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस को ऐड करना होगा। ये देखें, चार्ज के ऊपर लगने वाली जो टोटल फ़ोर्स है वो बराबर आ जाएगी FE + FB। FE का मतलब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और FB का मतलब मैग्नेटिक फ़ोर्स। FE जो है वो हमारे पास बराबर होती है EQ के और FB जो है ये बराबर होती है QV क्रॉस B के। तो ये जो हमारे पास कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ़ोर्स आई है इस फ़ोर्स को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स। चलें जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E/m का मतलब है चार्ज टू मास रेशो। E फॉर चार्ज एंड m फॉर मास। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है ये सबसे पहले साइंटिस्ट था J.J. थॉमसन, इसने सबसे पहले फाइंड आउट की थी। अब इसके लिए हम लोगों ने या कह लेंगे J.J. थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ली थी उसमें जो है हमने एक मैग्नेटिक फ़ील्ड कंसीडर किया था। ये जो आपको यहाँ पर क्रॉस बने हुए नज़र आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फ़ील्ड है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है इस वक्त इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर हमने डॉट लगाया हो तो डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर, यानी कि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है, साउथ ऊपर की तरफ है और जो है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फ़ील्ड आ रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ़ील्ड के लिए हमने क्रॉस लगाया हो तो इसका मतलब है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ़ील्ड जा रहा है, यानी इसका जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है और साउथ जो है वो नीचे की तरफ है और इनटू द पेपर जो है मैग्नेटिक फ़ील्ड जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक मैग्नेटिक फ़ील्ड लगा दिया और इस मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करते हैं या इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जो है छोड़ते हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल हम छोड़ रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर। तो ये वाला पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर मूव करेगा तो इसके ऊपर फ़ोर्स लगेगी। कल हमने ये आर्टिकल पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फ़ोर्स लगती है और वो फ़ोर्स आप लोगों ने पढ़ा था F = QV क्रॉस B के बराबर लगती है। अब ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फ़ील्ड के दरमियान 90 का एंगल है। ये मार्कर की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है,
पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के दरमियान जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमने कल देखा था कि फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे v क्रॉस b के राइट हैंड रूल से। और v क्रॉस b का राइट हैंड रूल क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, v को कर्ल करना है टूवर्ड्स b थ्रू स्मॉलर एंगल। तो जो f है उसकी डायरेक्शन आएगी जो कि इरेक्टेड थंब की डायरेक्शन होगी, और जो इरेक्टेड थंब की डायरेक्शन है वो v और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। और ये फोर्स जो है, इस फोर्स को लेकर इलेक्ट्रॉन जो है वो अब स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो एंटर होने के साथ ही फोर्स जो है वो लगना शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है, जो पहले स्ट्रेट लाइन में था, अब जैसे ही वो फील्ड के अंदर एंटर हुआ है वो बेंड हो जाएगा और हर पॉइंट पर वो बेंड होता रहेगा। और इस फोर्स की वजह से इसका जो स्ट्रेट पाथ है वो बेंड होकर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने इलस्ट्रेट किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ विद वेलोसिटी b। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, इस फील्ड ने इसके पाथ को स्ट्रेट नहीं रहने दिया, बल्कि इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई है जिस फोर्स ने इसके पाथ को बेंड किया। और हर पॉइंट पर चूँकि ये फोर्स लग रही है तो हर पॉइंट पर बेंडिंग आएगी और बेंड होता होता ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक सर्कुलर पाथ में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने लग जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हमने बात की कि जो v है उसकी डायरेक्शन ये है और जो b है वो इनटू द प्लेन है। तो v और b के दरमियान एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। फोर्स हमने जो है देखा, लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वो हमारे पास बराबर होती है q v क्रॉस b। और हमने ये भी देखा था फॉर इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस ई के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस ई वी क्रॉस बी। अच्छा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट को खोलें तो ये हमारे पास आएगा वी बी साइन थीटा। ये हम इस वक्त जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए ना ही मैंने साथ यूनिट वेक्टर मेंशन किया है और इस नेगेटिव साइन को भी हमने इग्नोर किया है, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेंशन कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो हमारे पास फोर्स जो है वो बन जाएगी ई वी बी साइन थीटा। v और b के दरमियान एंगल 90 है, थीटा की जगह पर हम 90 पुट करते हैं तो हमारे पास f बराबर आ जाएगा ई वी बी साइन 90 साइन 90 जो है ये 1 के बराबर होता है। तो f हमारे पास बराबर आ जाएगा ई वी बी, यानी जो हमारा चार्ज पार्टिकल है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है ई वी बी। अब ये फोर्स जो है ये वेरी करेगी अगर इनमें से कोई भी चीज़ वेरी करती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ई वी और बी में से कोई भी चीज़ वेरी नहीं करती, कांस्टेंट रहती है, तो हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी, कांस्टेंट बेंडिंग फोर्स लगेगी। अब देखें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये तो चेंज हो नहीं रहा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम चेंज कर नहीं रहे। एक बार हमने इलेक्ट्रॉन को जस्ट इंजेक्ट किया है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद हम उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इस वक्त हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ये सारी जो क्वांटिटीज़ है इस वक्त मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। यहाँ से जब हम चले थे तो हम इस वक्त मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड किस तरह की है। डायरेक्शन तो डेफिनेटली चूँकि बेंडिंग पाथ है तो डायरेक्शन तो वेरी कर रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उसको हम देखना चाह रहे हैं कि वो कांस्टेंट है या वो भी वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी की हमने बात की कि एक बार हमने इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी, उसके बाद हमने इसको नहीं छेड़ा, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे, सो ये भी कांस्टेंट है। वी भी कांस्टेंट हुआ, बी भी कांस्टेंट हुआ और ई तो होता ही कांस्टेंट है। ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हो गई, सो हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है और इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करती है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ दैट फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन सर्कल। तो हमारी ये जो बॉडी है ये यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वक्त सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी फोर्स है जो कि इसको
सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो EVB है ये FC के बराबर है, FC फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें ये भी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv²/r के। ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बराबर आ जाएगा EVB = mv²/r। तो ये देखिए हमारे पास EVB को हमने बराबर रख दिया mv²/r के। यहाँ पर भी V मौजूद है और इस साइड पर भी V मौजूद है। एक V हमारा कट जाएगा, तो mv/r जो है ये बराबर आ जाएगा EB के। EB = mv/r। हमें यहाँ से E/m फाइंड आउट करना है, तो m को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और b को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास E/m बराबर आ जाएगा V/br। अब इस फार्मूला की मदद से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें V, B और R का पता हो। B जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये तो हमें नोन है, ये हमें मालूम है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एक तो फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। दूसरा जो हमारा सर्कल है, जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिटरमिन कर लेते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका रेडियस। तो ये देखें, ये वो सर्कुलर पाथ है जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है, यहाँ सेंटर से लेकर इसके जो है सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये जो है रेडियस ऑफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी होल अरेंजमेंट है, इसको हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हैं। जिस तरह से आप समझ लें कि ट्यूब लाइट्स हैं, इसी तरह की जो है ग्लास ट्यूब के अंदर हम ये सारी अरेंजमेंट रखते हैं। और हम क्या करते हैं कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस फिल कर देते हैं। आमतौर पे जो है हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है, यानी ये जो हमारी ट्यूब है जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करना है, जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इस ट्यूब के अंदर या इस कंटेनर के अंदर हमने एक गैस भी फिल कर दी। गैस के एटम्स अब यहाँ पर हर जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर जिन जिन पाथ्स पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर भी हर जगह पर हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है हम इसके अंदर छोड़ते हैं, इस कंटेनर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो है जब इन पाथ के ऊपर यानी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा, तो ड्यूरिंग मोशन वो यहाँ पर मौजूद जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे, उन तमाम हाइड्रोजन एटम्स के साथ स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएगा, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको जो है निकाल देगा। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ करूँ, तो उसके सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। फ़र्ज़ करें ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन जब गुज़रने के दौरान इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएगा, तो ड्यूरिंग कोलिजन वो इस हाइड्रोजन एटम का जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोलाइड करेगा। और जिस तरह से दो बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, बिल्कुल वैसे ही इन दो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लेकर ये जो इसका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी। अब इस वैकेंसी का हमें क्या फ़ायदा होगा? अच्छा जी, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम है जिसके ये वाला जो शेल है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। अब क्या होता है कि जब एक वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिमूव हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर बाहर चला जाए, यानी एटम को मुकम्मल तौर पर आयोनाइज कर दे। ऐसा भी मुमकिन है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले ऑर्बिट से निकलकर किसी ऊपर वाले जो है ऑर्बिट में या किसी ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया है और हमारा जो एटम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से निकलकर अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, यानी इस वाली जो है हमारे शेल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके, तो यहाँ से उठकर वो अपने किसी अपर लेवल में चला गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो अपर लेवल में चला गया है, तो इसने एटम को अब ग्राउंड स्टेट से निकाल कर एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया है। तो जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी को अगर हम कहेंगे En है,
और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को हम कहेंगे EP है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो इन दोनों शेल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है इसके बराबर का एक फ़ोटॉन एमिट करता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जो है बोहर के मॉडल में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास की केमिस्ट्री में ये टॉपिक मौजूद है कि जब एक्साइटेड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर की एनर्जी का फ़ोटॉन जो है वो एमिट करता है। ये वाला फार्मूला भी आपने देखा होगा, En-EP=HF। ठीक है, अब ये जो एनर्जी का फ़ोटॉन एमिट करता है या आप कह लो फ़ोटॉन ऑफ लाइट एमिट करता है, मुख्तलिफ़ जो गैसेस हैं वो मुख्तलिफ़ एनर्जी रेंज में या कह लें कि मुख्तलिफ़ कलर के फ़ोटॉन्स एमिट करती हैं। कलर की मैंने बात इसलिए की कि जो हमारी लाइट है उसके आपको पता है 7 कलर्स हैं, तो हमारी जो डिफरेंट गैसेस हैं वो डिफरेंट कलर के या डिफरेंट एनर्जी रेंज के अकॉर्डिंग फ़ोटॉन एमिट करती हैं। हमारे पास जितने भी कलर्स हैं ना लाइट के, हर कलर की एक अपनी प्रॉपर वेवलेंथ है। ठीक है, जैसे अगर हम ब्लू कलर की बात करते हैं तो ब्लू कलर के जितने भी फ़ोटॉन्स होंगे उनकी एक सिंपल जो है सिंगल वेवलेंथ होगी और तमाम फ़ोटॉन्स की वही वेवलेंथ होगी। फ़ोटॉन जो है अभी मुझे लगता है आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। हम जो है नेक्स्ट जाकर देखेंगे कि जो लाइट है ना वो फ़ोटॉन्स की फॉर्म में, यानी जिस तरह से हमारा जो मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक एटम है ना, उसी तरह से जो लाइट है उसका बिल्डिंग ब्लॉक फ़ोटॉन है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर फ़ोटॉन का नाम ले रही हूँ। तो फ़ोटॉन से आपने यही समझना है कि हम इस वक्त लाइट की बात कर रहे हैं। तो ये जो फ़ोटॉन है ये विजिबल रीजन में आएगा, यानी ये जो लाइट निकलेगी ये विजिबल लाइट निकलेगी फॉर हाइड्रोजन। तो हम जो भी गैस फील करते हैं हर गैस जो है वो डिफरेंट एनर्जी रेंज के फ़ोटॉन एमिट करती है, और डिफरेंट एनर्जी रेंज का मतलब है डिफरेंट कलर के फ़ोटॉन। सपोज़ हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लाइट फील की है तो हाइड्रोजन लाइट जो है वो ब्लू कलर के फ़ोटॉन्स एमिट करती है। अब क्या होगा कि हमारा जो पाथ है, ये देखें ये मैंने पाथ बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ के जो सारे हाइड्रोजन एटम हैं उनको इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट कर दिया, और जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ने इन एटम्स के इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया। जब वो इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हैं तो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो कलर्ड फ़ोटॉन्स एमिट करते हैं। तो ये वाला जो सारा पाथ है ये कलर्ड हो जाता है, और जब ये कलर्ड हो जाता है तो ये विजिबल हो जाता है, और जब ये विजिबल हो जाता है यानी नज़र आने लग जाता है तो हम बड़ी आसानी से इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया रेडियस। अब हम वेलोसिटी किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी दे रही है वो बेसिकली दे रही है उसको बैटरी। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है ना। तो हमारी जो बैटरी का पोटेंशियल है V = वर्क पर यूनिट चार्ज, ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा है। V = W/Q होता है, लेकिन चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो मैंने E लिख दिया। यहाँ से W को सेपरेट करें तो W जो है हमारा बराबर आएगा VE के। W वर्क है, और आपको पता है वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं। सो हमारा W जो है उसको हम कह सकते हैं वर्क, या फिर हम इसको कह सकते हैं एनर्जी। तो इतनी एनर्जी है जिसको लेकर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ था। तो इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी डेफिनेटली ये जो एनर्जी है जिसको लेकर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें आता है 1/2 mv²। ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, 1/2 mv² = VE। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आपने याद रखनी है कि ये वाला जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी के लिए है, और ये जो कैपिटल V है ये बैटरी के पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। स्मॉल v फॉर वेलोसिटी, कैपिटल V फॉर बैटरी पोटेंशियल। यहाँ से V² हमें चूँकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप V² को सेपरेट करें। V² बराबर आएगा ये 2 जो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा 2VE, और ये वाला जो m है ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय m। स्केयर ख़त्म करें, यहाँ पर हमारे पास स्केयर रूट आ जाएगा। वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू उठाएं और इस फार्मूला में जो v लिखा हुआ है इसकी जगह पर पुट कर दें, तो 1/br सेपरेट हो जाएगा और v की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
तो E/m हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/br और v की जगह पर हमने पुट किया 2ve/m। क्या करते हैं जी, हम यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा e² / m² = 1/b²r², सबका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2ve/m हो जाएगा। ओके जी, अब ये एक e यहाँ वाले एक e से कट जाएगा और m जो है वो एक वाले m से कट जाएगा। तो e² / m² में से एक कट गया तो हमारे पास बच गया e/m = 2v/b²r²। अब इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए v जो है हमारी बैटरी का पोटेंशियल है और बैटरी को हमने खुद से पोटेंशियल दिया हुआ है या उसकी पोटेंशियल को खुद से एडजस्ट किया हुआ है। सो v की वैल्यू हमें मालूम है। b जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमने खुद से अप्लाई किया हुआ है, सो ये भी हमें मालूम है। और रेडियस भी हमें मालूम है, हमने अभी देखा कि हम अपने जो है सर्कुलर रिंग का पाथ को विजिबल करके रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो, इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यूज़ लगाएं तो हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।